नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। आज जो है बसंत तेरी जाम करे आज जो है बसंत तेरी जाम करे आज। हमारे ऋतुचक्र के बस अगले ही मोड़ पर हमारे इंतजार में है वसंत। उसे पता है कि शिशिर की ठिठुरन समेटे हमारे जीवन के हर हिस्से को अब कुनमुनाते हुए ही सही उसकी धूप और सुगंधित हवा में पसरना है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कन्ह सुलभ पदार्थ चारी। शीतल, मंद और सुगंधित तीनों तरह की हवा बह रही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबके लिए ही सुलभ है। इसी वसंत ऋतु की पंचमी को प्रभु श्री राम अपनी प्रिया सीता की खोज में चलते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचे थे। वसंत ऋतु के प्रभाव का वर्णन करते हुए निष्काम राम स्वयं को साधारण मनुष्य की श्रेणी में रखते हुए बाबा तुलसी की वाणी में अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। सरसरी नजर से देखते हुए भी हम देख सकते हैं कि सभी कालों के कवियों ने ऋतुओं पर एक से बढ़कर एक सृजन किया है, लेकिन ऋतुपति वसंत के सौंदर्य पर साहित्यिक सर्जना अनुपमेय है। रामायण में वाल्मीकि ने कहा, अयम वसंतः सौमित्रे नाना विहग नंदिता। कालिदास ने ऋतु संहार में कहा, नव पलाश पलाश वनम, पुरः स्फुट पराग परागत पवनम। आदिकालीन कवि वीसलदेव रासो ने कहा, चालो सखी आणु पेणा जाई, आज दी सई सुकाल्हे नाही। एक विरहिणी अपने प्रिय को याद करते हुए कहती है, हे प्रिय, तुम कहां गए, वसंत ऋतु आ गई है। विलक्षण कवि जायसी पद्मावत में कहते हैं, दैव दैव कै सौ ऋतु गवाई, सिरी पंचमी पहुंची आई। भयउ हुलास नवल ऋतु माहा, खिन न सुहाई धूप और छाहा। कवि चतुर्भुज दास कहते हैं, फूल द्रुम बेली भांति भांति, नव वसंत शोभा कहीं न जात। रीतिकाल के कवियों में बिहारी संयोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। वे बसंत ऋतु में प्रकृति की तुलना मदमाते हाथी से करते हैं और कहते हैं, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीरु, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीरु। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। विद्यादायिनी मां सरस्वती का आह्वान निराला ने इन शब्दों से किया, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। अपनी जन्म ऋतु के विषय में निराला कहते हैं, सखी वसंत आया, भरा हर्ष तन के मन, नवोत्कर्ष छाया। बसंत की बहार में वियोग को शायर जिगर मुरादाबादी कुछ यूं दर्ज करते हैं, ये दिन बहार के अब के भी रास ना आ सके, कि गुंचे खिल तो सके, खिल के मुस्कुरा ना सके। और इधर कवि अज्ञेय ने कहा, पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, सिरस ने रेशम से वेणी बांध ली। नीम के भी बौर में मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली। टेसुओं की आरती सजा के बन गई वधू वनस्थली। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, जागो जागो जागो, सखी वसंत आ गया जागो। तो दोस्तों, बात मानते हैं, जागे हैं तो और जागते हैं। साहित्य के रस के साथ वसंत का स्वागत करते हैं और सुनते हैं साहित्य भारती। शोभित नव कुंजन की छवि भारी, सुकुमारी छवि शोभित
भारतीय साहित्य, संस्कृति, आध्यात्म के कई प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप परिधान किए हुए हैं। उनमें से प्रमुख हैं प्रभु श्री राम और रामायण। दुनिया के कई देशों में ये सांस्कृतिक अस्मिता का अभिन्न अंग हैं। लेखक, चिंतक और कई देशों की यात्रा किए हुए संस्कृति दूत डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी की पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्रवासी लेखन, नई जमी नया आसमां। पत्रिका से उन्होंने 2 बातें साझा की, रामायण के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और अपनी पुस्तक के बारे में। अनिल जी, पूरा देश राममय हो रहा है। अब देश तो हो ही रहा है, लेकिन हमें सारी दुनिया से खबरें आ रही हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि कौन कौन से देश अभी होंगे दुनिया में जहां पर हम कह सकते हैं कि राममयता के रंग अपने पूरे शबाब पर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बड़ा प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज जब पूरा देश राम में हो गया है, और तो ऐसे में एक विशेष महत्व की बात यह है कि राम और भारतीय संस्कृति ये भौगोलिक दृष्टि से केवल भारत तक सीमित नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो मैं उस दृष्टि से पूरे विश्व को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला दक्षिण पूर्व एशिया का ये जो भाग है, जो बाली है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, चीन है, बर्मा है, हमारे सार्क के देश हैं जैसे नेपाल है, उधर लाओस कंबोडिया भी। जी, लाओस कंबोडिया है, जिसमें इतने महत्वपूर्ण आरोकाट के मंदिर हैं। तो एक क्षेत्र तो ये हुआ। दूसरा क्षेत्र जिसके बारे में आज विशेष रूप से हम बात करेंगे वो गिरमिटिया देश है। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से आया, जिनको ऐसे भारतीय जिनको विदेशों में ले जाया गया और ले जाकर गन्ना मजदूरों के रूप में उनसे काम कराया गया। ये 1834 से ये परंपरा शुरू हुई। पहले मॉरिशस में गए, फिर फिजी में भी 80 के दशक में गए, फिर उसके बाद ये सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, इन सब देशों के अंदर भी ये लोग थे। तो इन देशों में बहुत ही सशक्त रामायण की और राम की परंपरा। मैंने जैसे फिजी में 4 वर्षों तक संस्कृति अधिकारी के नाते, द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति के नाते काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैं गहराई से समझ पाया कि उस देश में राम और रामायण का क्या प्रभाव है और वो जड़ें कितनी गहरी हैं। इसी प्रकार से मेरा जाना सूरीनाम हुआ, त्रिनिदाद हुआ। तो ये जो जितने भी अपने गिरमिट देश इनको हम कहते हैं, जो भारत के सबसे सशक्त मित्र हैं इस दुनिया में, उन देशों में राम और रामायण की परंपरा बहुत विशेष है। और जहाँ तक दक्षिण पूर्व एशिया की बात है, तो मैं कहा ये करता हूँ कि ये जो नेशन स्टेट की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, ये 200-300 साल पुरानी ही कल्पना है। इससे पहले देश इस तरह से बटे हुए नहीं थे। सांस्कृतिक दृष्टि से जैसे भारतीय जब आज़ाद हुआ तो 500 से ज़्यादा रियासतें थी। तो राज्य की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से तो वो अलग रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से शंकराचार्य ने चारों तरफ मठ बनाए। तो उसी दृष्टि से ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बाली, जितने भी देश हैं, वो सांस्कृतिक दृष्टि से उस भारतीयता का विस्तार है। हम अगर ये मान के चलें कि जो भाषा का इस्तेमाल है, जब फिजी में आप थे और वहां पर जो प्रस्तुतियां हुई, जो स्थानीय कलाकार थे, जो उन्होंने मंचन किया रामलीला का या अन्य रामायण के अन्य तत्वों का, तो भाषाई तौर पे अगर हम देखें तो वो हमसे क्या थोड़े से अलग हैं इस मामले में? देखिए, बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया आपने। इसको जानने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये हमारी भाषा, रामायण और राम पहुंचे वहां पर कैसे। जब अंग्रेजों ने भारत से मजदूरों को ले गए हुए, तो उस समय उनको मजदूरों की आवश्यकता थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इनके साथ कोई धर्म ग्रंथ, कोई मंदिर की सामग्री, कोई पढ़ने लिखे विद्वान ये ना जाए। तो जब कुछ भी नहीं था उनके पास, ना कोई मंदिर, ना कोई विद्वान, ना कोई शास्त्र, कुछ भी ऐसा नहीं था, उनके पास केवल 2 चीजें थी, एक रामायण, एक हनुमान चालीसा। तो उसको लेकर गए। और वो उनके लिए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग गए थे ऐसे देशों के अंदर, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, तो उसके कारण से अवधि उनको बहुत सरल थी। और वो वी.एस. नायपाल, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और जो ट्रिनिडाड के भी थे, उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम पढ़ते थे, रामायण, ये ऐसी चीज है जिसको हम जीते थे। ये वी.एस. नायपाल ने कहा। और
सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखिए कितना महत्वपूर्ण था कि फिजी में एक नारा जब रामायण का पाठ होता है उसके बाद लगाया जाता है, वो है रामायण महारानी की जय। हाँ, अभी महारानी कौन है? इसका मतलब ये है, उसका एक निहितार्थ ये था कि हम विक्टोरिया को महारानी नहीं मानते, हमारी महारानी रामायण है। जब भारत में नारे लगते थे राजा रामचंद्र की जय, तो उस समय की वो सत्ता जिसने जो उनको प्रिय नहीं थी और जिसने भारत को गुलाम बना रखा था, वो सत्ता नहीं थी। हमारे राजा कौन है? राम। और उसके कारण से जो वहां पर रामायण का स्वरूप विकसित हुआ, उसके दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु यह है, जैसे मैं फिजी में था, वहाँ 2000 से ज़्यादा रामायण मंडलियाँ थी, और उनकी विशेषता ये है कि रामायण मंडलियाँ के वहाँ पर आप मंगलवार और शनिवार को कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि उनके रामचरितमानस का पाठ होता है उन दिनों। अच्छा। तो आप किसी और दिन ही आप कोई कार्यक्रम करते हैं। मैं तो कल्चर सेंटर का डायरेक्टर रहा, तो वो संभव नहीं है वहाँ पर। तो उन लोगों ने जो रामायण है उसके साथ जो रामायण मंडलियाँ हैं, उन्होंने न केवल धार्मिक काम किया बल्कि सांस्कृतिक काम भी किया। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि वहाँ पर जो स्कूल बनाए गए हैं जो भारतीय, क्योंकि भारतीयों को तो शिक्षा सबसे प्रिय है, उसमें 90% स्कूल इन्हीं रामायण मंडलियों ने बनाए। अच्छा। यानी कि शिक्षा का जो विकास फिजी के अंदर हुआ, उसके अंदर इन रामायण मंडलियों का सबसे ज़्यादा हाथ है। और ऐसे बहुत सारे स्कूलों में मुझे भी जाने का मौका मिला। तो एक संपूर्ण, एक समग्र विकास की दृष्टि से इन रामायण मंडलियों का बहुत हाथ रहा है, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे ट्रिनिडाड हो, सब स्थानों के ऊपर। मैं चाहता हूं संक्षेप में हमारे श्रोताओं को आपकी जो ताज़ा किताब है उसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, मेरी जो पुस्तक, चूँकि मेरे को ब्रिटेन में और फिजी में रहने का अवसर मिला, तो मेरी जो पुस्तक है उसका नाम है प्रवासी लेखन, नई ज़मीन नए आसमान। और ये जो पुस्तक है इसका ऑक्सफोर्ड में इसका 2018 के अंदर इसका लोकार्पण किया गया था। इस पुस्तक में जो 4-5 प्रमुख बिंदुओं को हमने लिया है वो है, पहले मैं प्रवासी टुडे एक पत्रिका निकलती थी, उसमें एक कॉलम लिखता था। तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण विषय प्रवासी जीवन से संबंधित था, प्रवासी साहित्य से संबंधित था, प्रवासी समाज से संबंधित था, उस पर जो मेरे लेख हैं उनका संकलन है। दूसरा, व्यक्ति चित्र, जो साहित्यिक क्षेत्र के अंदर जो नक्षत्र, जो बड़े बड़े सितारे हुए हैं, इन सब लोगों के ऊपर मेरे लेख हैं। फिर कुछ लेख ऐसे हैं मेरे जो कि जो ऐसे बहुत ही असाधारण प्रवासी लेखक हैं जिनको सामान्यतः लोग नहीं जानते। जैसे लक्ष्मीधर मालवीय का आपने नाम नहीं सुना होगा, विजय चौहान का आपने नाम नहीं सुना होगा, तो उमेश अग्निहोत्री, उस तरह के लेख जिनकी बहुत ही असाधारण लेखन है। तो उनकी एक एक कहानी पर मैंने बात की है कि इन लोगों ने कितना प्रवासी साहित्य को समृद्ध किया है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि प्रवासी साहित्य में एक चर्चा या विवाद बहुत लंबा है कि इसको प्रवासी साहित्य नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो एक 23 पृष्ठों का एक लेख है मेरा, जो कि जो हरियाणा की साहित्य अकादमी की पत्रिका, उस पर संपादकीय के रूप में मैंने लिखा था, जिसका शीर्षक है प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य क्यों ना कहें। जिससे मैंने ये जो प्रवासी शब्द का जो इतिहास है और उस विषय से जुड़े जो आयाम हैं उसका विस्तार से चर्चा की। और मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि न केवल राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी ने, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जहाँ पर प्रवासी साहित्य पढ़ाया जाता है, उन्होंने अपने संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस पुस्तक को स्वीकार किया है। धन्यवाद। लेखक और चिंतक डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। जाड़े की ठिठुरन मानव मन को बेसब्र बना देती है, बार बार झांककर वसंत के आगमन की दस्तक का इंतजार करने के लिए। और इसी बेसब्री की कुछ घड़ियां एक ओर हीटर के सामने रजाई ओढ़े कवि मन को रचनात्मक रूप से सक्रिय करती हैं, वहीं दूसरी ओर साहित्य प्रेमियों में उत्सुकता जगाती हैं आगामी राष्ट्रीय साहित्योत्सव और संवत्सर व्याख्यान के बारे में जानने और नई दिल्ली आने की खातिर टिकट बुक करने के लिए। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव के अनुसार, जैसा कि आप सब जानते हैं, साहित्योत्सव का सब दिल्ली और दिल्ली के आसपास लोगों को
साहित्य प्रेमियों को इंतजार रहती है साहित्योत्सव का। इस साल 11 से 16 मार्च के बीच में होगा और साहित्य अकादमी का कोशिश इस समय ऐसा है क्योंकि साहित्य अकादमी ने 70 साल कंप्लीट कर रही है 12 मार्च 2024 को। हमारा कोशिश ये रहेगा इस साहित्योत्सव दुनिया की सबसे बड़ा साहित्योत्सव होगी, ये हमारा कोशिश है। इसमें करीबन कम से कम 150 से अधिक भाषा की लोगों को बुलाने जा रहे हैं। आज तक दुनिया में 150 की अलग अलग भाषा के लोग एक जगह कभी नहीं हुआ। और इस साल के हमारे एनुअल जो लेक्चर होता है, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस लेक्चर, जो हिंदी में उसको संवत्सर व्याख्यान कहा जाता है, विद्यानिवास मिश्रा जी से शुरू किया गया, वो आगे से शुरू किया गया। उस व्याख्यान माला में देश की बड़े बड़े लोगों ने अब तक बहुत लोगों ने दिया, एम टी वासुदेवन नायर, निर्मल वर्मा, अमिताभ घोष, बड़े बड़े लेखक, एस एल भैरप्पा, इस तरह का लोग। इस साल जो व्याख्यान देंगे नन अदर देन गुलजार साहब देंगे इस साल की संवत्सर लेक्चर। वो होगी 13 मार्च 2024 को और अवार्ड प्रेजेंटेशन होगा 12 मार्च 2024 को। साहित्योत्सव की डेट से 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में, और कम से कम 150 अलग अलग सेशंस होगी। पूरे रविंद्र भवन की कैंपस में सारे गतिविधियां चलेंगे। वसंत ऋतु का आना बाल जगत के लिए भी एक अहम मोड़ होता है। एक ओर परीक्षाओं से पहले पुस्तकों से नाता, तो बाद में छुट्टियों में समय बिताने के लिए किताबों का साथ। चलिए अब मिलते हैं राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित असमिया लेखक रतीन्द्रनाथ गोस्वामी से। जो उपन्यास है उसका नाम है वालमनी आरु सिसिंगर दुसाहसिक कहानी। ये मैं अंग्रेजी में बोलूं पहले। ये है जेम मतलब जो प्रेशियस स्टोन होता है, जेम एंड माउस, उसका नाम है सिसिंग। उनका जो एडवेंचर है, दरअसल में 1990 में असम में एक मैगजीन, चिल्ड्रंस मैगजीन है, तो उसमें मैंने शुरू किया था काम एक लिखना। तो उसका कैरेक्टर था सिसिंग। वो चरित्र जो हमने शुरू किया था उसमें लोगों को इतना जनप्रिय हो गया वो। उसका बाद लोगों ने, बच्चे ने खुद लिखने लगा उसका जो स्टोरिया है, मतलब कहानियाँ। तो उसका बाद मैंने उसको एक सीरियल फॉर्म में लिखना शुरू किया। तो करने का बाद मेरा पहला किताब इसका पहले आज से 5-6 साल पहले पब्लिश हुआ था। इस बार मैं सोचा कि इस बार प्लान करके इनको लेके जाऊं कहीं कहीं जगह में। तो 2-3 में करना चाह रहा था बहुत दिनों से। दरअसल सिसिंग का दिमाग में एक चिप डाला हुआ है, जो हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी उनको पता है सिसिंग क्या कर रहा है, और सिसिंग को हम कुछ करना है तो हम कर पाते हैं। तो हमने किया कि उसका ऑपरेशन का बाद हमने सिसिंग को भेज दिया हिमालय, माउंट एवरेस्ट में। तो माउंट एवरेस्ट का जितना कठिनाई है, वो पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से लेके माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने तक पूरा कठिनाई उनको समझे, वो बताया उनका तरफ से। वो खुद गया, सिसिंग जाके माउंट एवरेस्ट पहुंचा। तो उसका थ्रू क्या हुआ कि असम का पहले बार असम का लोग, एक असमिया मनीष डेका एंड तोरण हजारिका, दोनों जाके हिमालय पहुंचा था। तो उसी का सच में सिसिंग को भेज दिया था, दोनों को ये कहानी सबको बताने के लिए। सिसिंग एक सुहा है। असम में हम एक्चुअली हमारा तो 2-3 तरह का, जैसे यहाँ हम बड़ा बड़ा सुहा दिखता है, असम एक छोटी सी है, उसको हम निगनी बोलते हैं, बहुत छोटा सा चोहिया। तो उसको क्या है, ये सिसिंग उस टाइप का है जो कहीं भी जा सकता है, छोटा है। तो इनको ऐसे रखा है हमने कि वो तरुण है, मतलब कभी भी कहीं काम कर सकते हैं, बुद्धिमान है और कुछ खराब काम नहीं करते। खराब काम नहीं करने वाला वो जो गुण है उनका, वो सबको बच्चे को देने के लिए एक उनका कैरेक्टर चरित्र बनाया गया है कि वो कोई खराब, किसी को हार्म नहीं करते। वो इसी का सिसिंग साथ साथ गया और हिमालय पहुंचा। उसका बाद हिमालय का आने का बाद उनको मन हुआ कि समुद्र देखने का। तो समुद्र में एक्चुअली मैं ओएनजीसी का कर्मरत हूँ, मैं भूतत्वविद हूँ, भूभौमिकीविद। तो मैं मुंबई सागर और ईरान का सागर सब जगह में मैं काम किया हूँ। तो समुद्र में काम करने का जो मेरा अभिज्ञता था, मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ था, उसको मैंने सोचा कि इसको मैं लाना है मुझे अपना नॉवेल में। तो मैंने सिसिंग को भेज दिया मुंबई ऑफशोर में और पूरा दिखाया कहानी कैसे तेल समुद्र का नीचे से निकाल के आता है। ये कहानी बताया और कहानी बताने के बाद सिसिंग को लेके मैं फिर लेके आया। उसी टाइम में कोविड शुरू हुआ। तो उपन्यास का जो क्लाइमेक्स है वो कोविड जब शुरू हुआ उसी में खत्म होता है।
ये मैं कोशिश किया कि इसका जरिए में साइंस तो आता ही है बैकग्राउंड, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मुझे सब दिन लगता है किसी को कुछ सिखा नहीं पाता तो मुझे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं कि मैं सीधा सिखाऊं उसको, कहीं मेरा कहानी का तरफ सिखाना है। और दूसरा बात है कि आप उसका साथ साथ जो भी बच्चे को सिखाना है, जो गुण अंदर के लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करना है, वो भी मैंने सिखाया। इसका ये लीडर बन जाता है एक टाइम जाके। असमिया बाल साहित्यकार रतीन्द्र नाथ गोस्वामी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पिछले दिनों आकाशवाणी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण हर वर्ष की तरह साहित्य और रेडियो की दुनिया में एक अनूठा मील का पत्थर था। कुछ सुर कुछ स्वर रांची में आयोजित कविता के इस महाकुंभ से संस्कृत भाषा के कवि श्री अभय सिंह। भारत भूस्तव षट्कम दारिद्र्याग्नि प्रदग्धाखिल भव विभवा धैर्य रेक्थावशेषा झंझावात्या प्रभग्ना प्रवितत सत्रिणा छत्वरी जीर्णकोड्या प्रातेप्य प्रावृषेण्या छदनवविवरो दार्द्रशेषान्न चूर्णा। इस संस्कृत कविता के हिंदी अनुवाद के लिए भुवनेश्वर से पधारे श्री भारत भूषण रथ। शीर्षक है भारत भूबंधन। दारिद्र्य अग्नि से तप्त है, समस्त वैभव दग्ध है, तृणमात्र से बनी कुटी झंझा बातों से ध्वस्त है, साधन भी हुआ भग्न है, वृष्टि से आर्द्र अन्न है, पर धैर्य जिनका धन है, सदाचार ही जीवन है, वे विद्वान आचार्य धन्य हैं, वे विद्वान आचार्य धन्य हैं। और आइए अब हम चलते हैं भगवान जगन्नाथपुरी की धरती की ओर और सुनते हैं उड़िया कविता। कटक से हमारे बीच मौजूद हैं श्री महादेव प्रधान। इतिहास गोटे मनीषर मनीष मन आउ कौन कि समय लंगल चिरी चारी सियार सियार हो जाउथिबा अराए उर्वर माटी तो तमे तापरे मुठाए मंजी आंजुळे जल छाटी दियो देखिबो मुहूर्ते गजुरी जीव गछ चौरे जीव डालपत्र फूल कढ़ मुहूर्तकरे छुईब आकाश भेदी जीव अवश्य पाताल तमे जहाकु सुखिला काठ देखुच कंचा जंगलटे जिंची ता भितरे तमे जहाकु सुखिला काठ देखुच कंचा जंगलटे जिंची ता भितरे गंठी गंठी कुआपत्र सिरा सिरा सबुज रक्त इस उड़िया कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने उद्घोषक कमेंटेटर श्री कमल किशोर बड़ाई। इतिहास एक मानव का मन और है क्या, मानव का मन और है क्या, समय के हल से चीरी हुई थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी ही तो है ना। तुम उस मिट्टी पर मुट्ठी भर बीज अंजूरी भर जल छिड़क दो। महाकवि राघवांका की धरती की ओर बढ़ते हैं, सुनते हैं कन्नड़ कविता और इसके लिए हमारे बीच हैं संतेबेन्नोर बेंगलुरु कर्नाटका से श्री संतेबेन्नोर फैज नटराज। ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೋಲಲಹುದೆ ಮಗಳು. ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ಢಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಸ್ವಸ್ಥಳ ಪಲಾಯನ. ಮಗಳ ನಗು ಸಾಗರದ ಅಲೆ. ವ್ಯೂಹ ದಾಟಿ ಒಳ ನಡೆದರಂತೂ ಮಗಳು अभिमन्यु वीरावेश। इस कन्नड़ कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं हिंदी के युवा कवि श्री आशीष श्रीवास्तव। कविता का शीर्षक है क्या पुत्री हार सकती है। सजी है चौसर की बिसात, सजी है चौसर की बिसात एक घर में, मगर ये घर कौरव पांडव का नहीं, मगर ये घर कौरव पांडव का नहीं,
एक पिता और पुत्री का है, मगर ये घर कौरव पांडव का नहीं, एक पिता और पुत्री का है। यहाँ दाव पर धन वैभव संप्रदा तो नहीं, यहाँ दाव पर धन वैभव संप्रदा तो नहीं, मगर है पुत्री की नासमझी और पिता का समर्पण। सुनते हैं कश्मीरी कविता तस्वीर घर का वासी, और इसे लेकर आ रहे हैं श्री आसिफ साफिल। कविता निगार खानुक बस्कीन दशवे अक्सी सोफस पे बिहित कथ ताम कथ पे असन खंगाल त्रावान मजी वोत काल सदरस बगी मोलरा तो लगिन जून हंगस गुगूस त्रावन माग पुनमन हंस बराथा जन ये मंजर ओस नजरन हंस बुड़कल वेथ तुल कतुर गुल म्यूट कुरुन तम प्रुस च कत सन्योक मे दोपमस ची न अनन अजता वोनमुत शायद। तस्वीर घर का वासी। हम दोनों एक ही सोफे पर बैठे किसी बात पर कहकहे लगा रहे थे। अनायास काले समुद्र से एक बागी लहर उठी और चांद के ललाट पर झूलने लगी। जैसे ये हिमरुत की पूर्णमासी की बारात जैसा दृश्य था। नजरों की टिमटिमाती नदी को जमे हुए बर्फ की बख्शीश पेश की। उसने पूछा, तुम कहाँ खो गए? मैंने कहा, आईने ने आज तक तुझसे शायद कहा ही नहीं होगा। कहता भी कैसे? वो वक्ष के उबलते समुद्र की गहराई नाप रहा होगा। दिल के बेचैन कबूतर के लिए वो किसी झरोके की तलाश में होगा। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में साहित्य शिक्षा श्रेणी में देश की कई विभूतियों के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र से होरमुसजी एन कामा और जहीर आय काजी, गुजरात से रघुवीर चौधरी, तमिलनाडु से जो डी क्रूज, उत्तर प्रदेश से राजाराम जैन और नवजीवन रस्तोगी, उत्तराखंड से यशवंत सिंह कटोच, कर्नाटका से श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति, केरला से पीसी नंबूदरीपाद मरणोपरांत, मुनि नारायण प्रसाद और अस्वत्थी तम्पुरट्टी, गुजरात से ही हरीश नायक मरणोपरांत, तेलंगाना से केथावत सोमलाल और कुलेल्ला विठलाचार्य कुछ ऐसे नाम हैं जिनका साहित्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके अलावा सूची में फ्रांस के पियर सिल्वैन फिलियोजा और फ्रेड नेग्री भी शामिल हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा का महत्व और विश्व की विविधता को सेलिब्रेट करने का ये दिन भावनात्मक एकता का भी संदेश देता है। 10 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाला 51वां न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर भी किसी बहुभाषी कुंभ से कम नहीं है और इस वर्ष की थीम भी है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। इस वर्ष गेस्ट ऑफ ऑनर है सऊदी अरेबिया। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इस विश्व पुस्तक मेले में अपार वैचारिक मंथन की संभावनाएं हैं। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। सरोजिनी नायडू, वृंदावन लाल वर्मा, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीर, गालिब, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, शहरयार और निदा फाजली के अतुलनीय साहित्यिक योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।